और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश यूपी का महाभारत में। यूपी में पहले चरण की वोटिंग जारी है। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हो रहा है और आज 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 4 तस्वीरें आपके सामने नोएडा, मथुरा, बिसाड़ा और कैराना की, जहां पर आप देख सकते हैं लोग वोट करके भी आ रहे हैं और कई महिलाओं को आप देख सकते हैं कि सुबह से ही वहां पर जुटी हुई हैं अपना मत डालने के लिए। नोएडा खास है क्योंकि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से चुनाव मैदान में है और नोएडा उनके लिए सेफेस्ट सीट भी कही जा सकती है क्योंकि 1 लाख वोट से इस पे जो बाय इलेक्शन हुआ था बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा चुनाव मैदान में है। दादरी जो कि बीएसपी की सीट मानी जाती है और कैराना से है सुरेश राणा। सुरेश राणा थाना भवन से, कैराना से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका है और दिलचस्प बात यह है कि हुकुम सिंह के भतीजे भी चुनाव मैदान में हैं। हुकुम सिंह के वहां से शामली से सांसद बनने के बाद कैराना सीट खाली हुई थी और उसके बाद उनके भतीजे यहां से चुनाव जीते, लेकिन अब भतीजे को आरएलडी से टिकट मिल गया है और उनकी बेटी मृगांका बीजेपी से चुनाव लड़ रही है और यहां से नाहिद हसन विधायक हैं। यानी दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ हुकुम सिंह की बेटी है तो दूसरी तरफ है आपके हुकुम सिंह के भतीजे। और वहीं मेरठ की भी बात बता देता है कि मेरठ से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। अतरौली से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह शामिल हैं। तो कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस बार पहले चरण के साथ दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, शामली से अमित कुमार, दादरी से शिवांग, गाजियाबाद से प्रभाकर, नोएडा से कुंदन और स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा जी, मौलाना अतहर हुसैन दैलवी, वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले शिवांग के पास चलते हैं। सैयद शिवांग हमारे साथ दादरी से जुड़ रहे हैं। शिवांग, जो सवाल मेरा आपसे था, दरअसल बीजेपी के पास 2002 और 1996 में यह सीट थी, उसके बाद यह सीट बीएसपी के पास रही है। आप वहां हैं, आपको लगता है कि समीकरणों में कुछ बदलाव आया है कि बीएसपी को 81,000 वोट मिले 2012 में, बीजेपी को 43,000 वोट मिले। दादरी कांड के बाद की स्थिति क्या है? देखिए सोहेल, जब से हमने सुबह से यहाँ वोटरों से बात की है उससे ये कुछ रुझान ऐसा नजर आता है कि बीजेपी इस बार थोड़ी सी मजबूत हुई है निश्चित तौर पे यहाँ पे, लेकिन अभी क्योंकि शुरुआती दौर है और अभी पूरा दिन पड़ा है तो ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस तरफ बैठेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि जो अखलाक वाला मसला हुआ था उसके बाद जो एक सोच है वो निश्चित तौर पे निकल के आई थी और एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की भी पूरी पुरजोर कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने तरीके से की है और वोटरों को भुनाने की कोशिश भी की है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले की ही बात है चुनाव से, जब यहाँ के वोटरों ने यह भी ऐलान किया था कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे और इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों ने उनको मनाया। और अब आपको जो बताऊं कि जो इस हाल में जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि अंदर इस पोलिंग बूथ के लंबी कतार लगी हुई है और करीब काफी आधे पौन घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और उसके बाद वो अपना मतदान कर सके। ध्रुवीकरण कितना होगा, किस तरीके से, अभी ये बताना मुश्किल है, लेकिन शायद अपने आकलन से और अपनी समझ से सतीश जी बता पाए ऊंट किस तरह बैठेगा यहाँ बिसाड़ा। ये तो मैं यहाँ चुनाव जिस दिन वोटिंग है उस दिन तो मैं नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा जी। ये बात जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का 2.5 साल के बाद या डिमोनेटाइजेशन के बाद एक तरह से जनमत संग्रह भी है यूपी में, लेकिन जिस तरह से अंतिम दिनों में, पहले चरण से अंतिम दिनों में आपने अयोध्या का मुद्दा देखा, योगी आदित्यनाथ और विनय कटियार के बयान देखे और कई नेताओं और के वाच देखे, हमने ट्रिपल तलाक पे भी बात सुनी, तो कुल मिला के लबोलुआब ये होता है कहीं न कहीं एक अंडरलाइंग एक तरंग छोड़ने की कोशिश की जाती है जो कि बीजेपी का जो एक ट्रेडिशनल वोटर रहा है, तो एक कहीं एक कोई पोलराइजेशन जैसी चीज की अगर बात करें, नहीं मैं उस पर नहीं बात कर रहा, मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद उस जवाब दूंगा। दूसरी बात ये, जब आप ये कहें कि हम एक पलायन के लिए यहाँ पे
प्रकोष्ठ बनाएंगे वगैरह वगैरह, तो जोड़ के विकास और ये जो अंडरटोन होता है उसको जोड़ के बीजेपी चलती है। जहां तक आप ट्रिपल तलाक का पूछ रहे हैं सर, आपको लगता है बीजेपी बेशक ये कह रही है, संक्षेप में जाएंगे रिपोर्टर के पास जाएंगे, बीजेपी भले ही ये कह रही हो कि हम महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ जाएंगी, या आपको लगता है ये बैकफायर करेगा और एक सवाल छोटा रख लेते हैं। जी। देखिए, सिंपल बात है, ट्रिपल तलाक का मतलब अगर महिलाओं के उत्थान के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे ज्यादा कोई आपत्ति होनी चाहिए। इसमें भी कम्युनिटी के भीतर से आवाज आई है, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनके बीच में उनके अस्तित्व पे खतरा लगता है। और तीसरी बात यह है, इसलिए भी बीजेपी के जब सवाल बीजेपी से उठाया जाता है तो कहीं न कहीं वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो एक पोलराइजिंग इफेक्ट के लिए भी डाला जाता है। और ये जो माइनॉरिटी एग्जिस्टेंस, पहचान की बात और महिलाओं का उत्थान दोनों अलग हो जाता है। बिल्कुल, तो जब महिलाओं की बात हो रही है तो एक बार मेरठ में प्रशांत गुप्ता वाले संवाददाता मौजूद हैं, तो उनसे मैं ये पूछ लेती हूँ। प्रशांत, हमें 2005 की वो तस्वीर याद रहती है जब सबसे पहले मेरठ से हमें मॉरल पुलिसिंग, लैला मजनू स्क्वाड जो होता था ये पुलिस का, वो सब दिखाई दिया था, और उसके बाद से मॉरल पुलिसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था एंटी रोमियो स्क्वाड। क्या आपको वहां पर महिलाएं ज्यादा तादाद में दिख रही हैं वोट करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो शहरी इलाका है यहाँ पर महिलाएं सुबह से ही आना शुरू हो गई थी और अपने हस्बैंड के साथ में, कुछ अपने भाइयों के साथ में यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं। और हमने महिलाओं से बातचीत भी की और उनके बीच में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था सुरक्षा का, जो कि बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी उठाया भी। और सुरक्षा के साथ साथ में जो उनका शहरी मुद्दे होते हैं, जिसमें विकास है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ये तमाम मुद्दे महिलाओं के, लड़कियों के, ये तमाम मुद्दे रहे हैं। और इन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि वो इसी मुद्दों पर वोट करेंगे, क्योंकि जिन्होंने शहर के अंदर काम करवाया है या नहीं करवाया उसके आधार पर वो वोट करेंगी। और सुरक्षा एक अहम मुद्दा यहाँ पर था महिलाओं के बीच में और लड़कियों के बीच में। मैं इसमें साक्षी एक छोटी सी बात जोड़ना, क्योंकि विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो चीजें आप देखिए उत्तराखंड में भी बीजेपी चाहती है कि साहब उसकी सरकार बने, मगर कल एक अच्छा लेख ही आया है कि 3 साल सरकार होने जा रहे हैं और चारों सीटें जो है वहां की वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड के लिए जो है, जो 4 लेन रोड था उस पर कोई काम नहीं किया गया, मेरठ रोड पे कोई काम नहीं किया गया। और सबसे बड़ी चीज जो विनोद जी बार बार कह रहे हैं, उसी चीज को मैं एडमिट कर रहा हूं, उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि बागपत जो अजीत सिंह की ट्रेडिशनल सीट थी, इनका किला माना जाता था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा दिला के चुनाव लड़वाया, वो जीते। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि 73 एमपी की तरह उस एमपी ने भी काम नहीं करा। तो कहीं ना कहीं परेशानी बीजेपी के लिए भी है कि विकास का नारा तो दिया आपने, लेकिन 3 साल केंद्र में सत्ता के बावजूद आप उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दे पाए। जी, अमित कैराना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, शामली गन्ना बेल्ट भी है, मेरा सवाल आपसे ये कि किसानों का रुख क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया, तो ये सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के लिए है। अगर आप पार्टी की बात करें तो बीजेपी में तमाम जो प्रधानमंत्री तक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि जो 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है वो जनता तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए वो तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके तमाम उन जगहों पर जब जब सांसद हो या पार्टी के लोग हों, बार बार ये कहते हैं कि सरकार के कामकाज को ठीक से पहुंचाना जरूरी है। अब छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जो तमाम गांवों पे जो खंभे लगाए गए हैं, बिजली के तार पहुंचाए गए हैं, इसको लेकर भी पार्टी के आला नेताओं को इस बात की चिंता है कि बीजेपी के नेता ये बताने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं कि ये जो बिजली पहुंची है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है, जिन्होंने कहा था कि नवंबर दिसंबर 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। तो ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मसले हैं, विकास की बात हो रही है लेकिन विकास के मसलों को ठीक ढंग से पहुंचाने में बीजेपी असफल रही है, बीजेपी के नेता असफल रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको कैराना के दिखाना चाहेंगे किस तरह से भीड़ है यहाँ पर। तमाम अभी देखिए करीब 9:15 का वक्त है और हर बूथ पर एक लंबी लंबी लाइनें हैं। जहां तक महिलाओं की बात है तो ये सबको पता है कि महिलाएं जो है कम से कम चुनाव में सुबह के वक्त आती है, क्योंकि वो चाहती है कि सुबह मतदान के बाद फिर घर के कामकाज में लगा जाए और या तो सुबह उनकी भीड़ देखी जाएगी या फिर सेकंड हाफ में जब वो अपना काम निपटा लेती हैं
तब वो आती है। ये तो कहीं ना ताकि कहीं फिर चाहे वोट दिया कैराना जाए। का महिलाओं की मुद्दा, तादाद आपको पलायन का सुबह में मुद्दा या बड़ा शाम को बनाने मिलेगी। की कोशिश की गई हो वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझती है बीजेपी भी और बाकी सब पार्टियां भी कि विकास, बिजली और ये सब नहीं दिया गया तो ये सब जो मुद्दे वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी कोई असर नहीं होने वाला। जब वोट करने के लिए एक वोटर जाता है तो अपने विकास कितना हुआ है, बिजली उसे मिल रही है कि नहीं, ये भी उसके लिए विधानसभा चुनावों में अहम हो जाता है। इस बड़ी चर्चा पर हम रहेंगे जारी, लेकिन अब फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पश्चिमी यूपी में जाटों की तादाद कितनी है, इस समुदाय के लोग किन सीटों पर जीत और हार तय करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलते हैं रवि ठाकुर के पास। और अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां पर कितने जाट वोट हैं, ये कितना असर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो बात करें मुजफ्फरनगर की तो यहां पर 23% जाट वोट हैं। वहीं बात करें शामली की तो शामली में 20%, जी हां, शामली में 20% हिस्सा जाट वोटों का है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बात करें बागपत की तो बागपत में 27%, यानी काफी बड़ा हिस्सा है, जिस पर तमाम पार्टियों की निगाह टिकी हुई है कि इनको कैसे न कैसे हासिल किया जाए। वहीं बात करें मेरठ की तो मेरठ में 15% है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है ये वोट तमाम पार्टियों के लिए। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 19%, जी हां, 19% हिस्सा जाट वोटों का है। मुस्लिम भी है लेकिन जाट वोटों का 19% हिस्सा यहां पर है। बुलंदशहर की बात करें तो 22% यहां पर जाट वोट हैं। वहीं बात करें अलीगढ़ की तो 23% वोट, जी हां, 20% मुसलमान थे तो 23% जो वोट हैं वो यहां पे जाटों के हैं, जो काफी प्रभाव डालते हैं यहां पर विधानसभा में। और बात करें मथुरा की तो 29%, यानी कि काफी बड़ा हिस्सा यहां पे जाट वोटों का है। और आगरा की बात करें तो यहां पे 22%, जी हां, पश्चिमी यूपी में 20% जो है वो जाट वोट हैं और आगरा में 22% जाट वोट हैं। हाथरस की बात करें तो यहां पे थोड़े कम है, लेकिन 11% वोट यहां पर जाटों के हैं, यानी कि यहां पर जाटों का काफी असर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया रवि, बहुत बढ़िया ढंग से आपने समझाया। तो 20% जाट वोट है पश्चिमी यूपी में, और क्या ये हो सकता है गेम चेंजर, करेंगे इस पर चर्चा एक ब्रेक के बाद।